साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। आप लोगों की बहुत जिज्ञासा, इंटरेस्ट रहा है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बीच में देश की आज़ादी के दिन आए, 14th एंड 15th अगस्त 1947। उस दौरान और उस दिन क्या हुआ, इसके बारे में आप लोगों का जानने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट है और मुझे ऐसे मैसेज भी मिले हैं। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट भाग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। 14 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में भारतीय विधान परिषद का 5वां अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में मध्य रात्रि 11 बजे शुरू हुआ। सभा की कार्यवाही का शुभारंभ श्रीमती सुशीता कृपलानी द्वारा वंदे मातरम गान के साथ सदस्यों ने खड़े होकर किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस अवसर पर कहा कि हम आज इस अहम मौके पर, जब वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमें उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए जो मनुष्यों और देश के भाग्य को बनाता है, और हम उनको अनेक ज्ञात और अज्ञात, जाने अनजाने पुरुषों और स्त्रियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए जिन्होंने इस दिन की प्राप्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हंसते हंसते फांसी की तख्तियों पर चढ़ गए, गोलियों का शिकार बन गए, जिन्होंने जेल खानों में और काला पानी में टापू में घुल घुल कर अपने जीवन का बलिदान किया, जिन्होंने बिना संकोच माता पिता, स्त्री संतान, भाई बहन, यहाँ तक कि देश को भी छोड़ दिया और जन धन सबका बलिदान कर दिया। आज उनकी तपस्या और त्याग का ही फल है कि हम इस दिन को देख रहे हैं। ये बात है 14 अगस्त 1947 की रात्रि 11 बजे की। उन्होंने आगे कहा कि हम अपनी श्रद्धा और भक्ति का उपहार महात्मा गांधी जी को भी भेंट करें। 30 वर्षों से वह हमारे पथ प्रदर्शक, राह दिखाने वाले और एकमात्र आशा और उत्साह का ज्योति बने रहे। दुनिया के सभी देशों को विश्वास दिलाते हुए उन्होंने आगे कहा कि हम अपने इतिहास के अनुसार सबके साथ दोस्ती, मित्रता का बर्ताव रखना चाहते हैं। किसी से हमारा कोई द्वेष नहीं है, हम किसी के साथ घात नहीं करना चाहते। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसा नहीं करेगा। हमारी एक ही आशा और अभिलाषा है, और वह यह कि हम सबके लिए स्वतंत्रता और मानव जाति में शांति और सुख स्थापित करने में मददगार हो सकें। उन्होंने बंटवारे के ऊपर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि देश के बंटवारे के बारे में उन्होंने कहा कि जिस देश को ईश्वर और प्रकृति ने एक बनाया था, उसके आज दो टुकड़े हो गए हैं। नजदीक के लोगों से बिछुड़ना तो दुखदाई होता ही है, बिछुड़ना हमेशा दुखदाई होता है। इसलिए मुझे यह कहना पड़ता है कि इस बंटवारे से हमारे दिल में दुख है। सभी सदस्य उन सभी वीरों की पुण्य स्मृति में जिन्होंने देश में और बाहर स्वतंत्रता के संग्राम में अपनी बलि दी है, कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हों। पंडित नेहरू ने एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट करते हुए कहा, साहब सदर, कई वर्ष हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आ गया है कि हम इसे पूरा करें। बल्कि वह पूरा तो शायद अभी नहीं हुआ भी, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हो गई है। हम वहां पहुंचे हैं। मुनासिब है कि ऐसे वक्त में पहला काम हमारा यह हो कि हम एक प्रण और एक नई प्रतिज्ञा फिर से करें, इकरार करें, आइंदा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनटों में यह असेंबली एक पूरी तौर से आज़ाद खुद मुख्तार असेंबली हो जाएगी, और यह असेंबली नुमाइंदगी करेगी एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क की। इसके ऊपर ज़बरदस्त जिम्मेदारियां आती हैं, और अगर हम इन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से महसूस न करें, तब शायद हम अपना काम पूरी तौर से न कर सकेंगे। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इस मौके पर पूरी तौर से सोच समझकर
इसका इकरार करें। ये रेजोल्यूशन जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो इसी इकरार, इसी प्रतिज्ञा का है। I beg to move, sir, that it is resolved that after the last stroke of midnight, all members of Constituent Assembly present on this occasion do the following pledge. At this solemn moment, when the people of India, through suffering and sacrifice, have secured freedom, I, a member of the Constituent Assembly of India, do dedicate myself in all humility to the service of India and her people, to the end that this ancient land attain her rightful place in the world and make her full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind. Members who are not present on this occasion do take this pledge with such verbal changes as the President of the Assembly may prescribe. At the time they next attend the session may take this pledge. इस टाइम सदन में बहुत ही खुशी और तालियों का से उद्घोष हुआ। इस रेजोल्यूशन के पेश करने के बाद में चौधरी खली खुज्जम्मा ने संदेश दिया कि आज प्लेज लेकर जिस टाइम हम बाहर निकलेंगे, हम हिंदुस्तान के रहने वालों को एक मैसेज देंगे कि हमने तुम्हारे लिए शपथ ग्रहण की है कि हम ईमानदारी से पूरी जिम्मेदारी को उठाएंगे और जिम्मेदारी को निभाने में किसी की रियायत नहीं करेंगे। सर राधाकृष्णन जी ने कहा, आज के दिन को लेकर इतिहास रचा जाएगा तथा गाथाएं प्रस्तुत की जाएंगी। जब हम आज दासता और पराधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्रता के प्रांगण में पदार्पण कर रहे हैं तो वस्तुतः यह आनंद का अवसर है। हाउस ऑफ कॉमन्स में मिस्टर एटली ने जब यह कहा था कि यह पहला महान उदाहरण है कि जब एक सुदृढ़ शक्तिशाली साम्राज्यवादी राज्य अपनी सत्ता अपने शासितों को सौंप रहा है, जिस पर उसने प्राय 2 शताब्दियों तक बड़ी दृढ़ता से और बलपूर्वक शासन किया है, तो उन्होंने एक अभिमान और गौरव का बोध किया था जो उनके वक्तव्य से स्पष्ट हुआ। अब जब भारत विभक्त हो गया है, हमारा यह कर्तव्य है कि हम आवेश पूर्ण शब्दों का प्रयोग न करें। उन्होंने सदनों को सचेत करते हुए कहा कि इससे कुछ लाभ नहीं है, हमें आवेश को रोकना है। क्रोध और बुद्धिमत्ता इन दोनों का समन्वय असंभव है। राजनीतिक दृष्टि से हम भले ही विभक्त हो गए हों, पर हमारी सांस्कृतिक एकता अभी पूर्ववत बनी है। इस समय सदन में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ फिर तालियों का जोर हुआ। श्री राधाकृष्णन जी आगे कहते हैं कि कल सवेरे से, बल्कि आज मध्य रात्रि के उपरांत, यह समझने की बात है, बल्कि आज मध्य रात्रि के उपरांत से ही हम अंग्रेजों को अब दोष नहीं दे सकते। हम जो कुछ भी करेंगे उसका दायित्व हमें स्वयं ग्रहण करना होगा। भोजन, वस्त्र, आश्रय स्थान तथा सामाजिक सेवाओं के प्रबंध में सर्वसाधारण नागरिकों के लिए हम जो करेंगे उसी के से स्वतंत्र भारत की परख की जाएगी। इस प्लेज को एडॉप्ट करने के बाद मेंबर्स घड़ी की तरफ देखकर 12 बजे क्लॉक के स्ट्राइक की प्रतीक्षा कर रहे थे और जैसे ही मध्य रात्रि 12 बजे की घंटी बजी, सभी सदस्य खुशी के साथ अध्यक्ष सहित खड़े हो गए और अध्यक्ष ईच सेंटेंस को पढ़ते हुए और सभी सदस्यों को रिपीट करते हुए प्लेज किया। इसके बाद तुरंत ही अध्यक्ष ने सत्ताग्रहण संबंधी निम्नलिखित प्रस्ताव सभा के सामने पेश किया। उन्होंने कहा, वायसराय को सूचित किया जाए कि नंबर 1, भारतीय विधान परिषद ने भारत का शासन अधिकार ग्रहण कर लिया है। नंबर 2, भारतीय विधान परिषद ने इस सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के गवर्नर जनरल होंगे। और नंबर 3, यह संदेश अध्यक्ष तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू
द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन के पास तुरंत पहुंचाया जाना चाहिए। सभा ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार किया। भारतीय महिला समाज की ओर से श्रीमती हंसा मेहता द्वारा राष्ट्रीय पताका अध्यक्ष के माध्यम से राष्ट्र को प्रस्तुत की गई। श्री मेहता ने इस शुभ अवसर पर बड़े ही अच्छे संदेश दिए। उन्होंने कहा कि हमें उन महती परंपराओं को जिनके कारण अतीत काल में भारत इतना महान था स्थायी रखना है। यह पताका हमारे महान भारत का प्रतीक हो, यह सदा फहराती रहे और विश्व पर आज जो संकट की कालिमा छाई है उसमें उसे यह प्रकाश दे। इसकी छत्र छाया में रहने वाले प्राणियों को यह सुख और शांति दे। पताका प्रस्तुति समिति में श्रीमती मेहता के अतिरिक्त श्रीमती सरोजिनी नायडू, अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित आदि द्वारा 74 प्रोमिनेंट महिला सदस्य थीं। इस अवसर पर अध्यक्ष ने भारत में चीन के राजदूत महामहिम डॉक्टर चिया लुइन लो द्वारा प्रस्तुत उन्हीं की लिखित कविता को स्वीकार किया और 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को देशवासियों ने भारत का शासन अधिकार ब्रिटिश सरकार से ग्रहण कर लिया। इसके बाद राष्ट्रीय गीतों के गायन के साथ सभा 15 अगस्त 1947 की सुबह 10 बजे तक स्थगित हो गई। इतनी सुंदर शुभ रात्रि 14-15 अगस्त 1947 की भारतवासियों के लिए थी। 15 अगस्त 1947 सुबह 10 बजे भारतीय विधान परिषद कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के गवर्नर जनरल श्री लॉर्ड माउंटबेटन तथा श्रीमती लॉर्ड माउंटबेटन के साथ परिषद भवन में एंटर किए। तब विदेशों से प्राप्त शुभकामनाओं के संदेश अध्यक्ष महोदय ने पढ़े और लॉर्ड माउंटबेटन से कहा, क्या मैं योर एक्सीलेंसी से सभा के समक्ष भाषण देने को कहूं? और लॉर्ड माउंटबेटन ने सभा में इस अवसर पर सम्राट का संदेश दिया जो इस प्रकार है। मैं उसको इंग्लिश में बताना चाहता हूं। आई हैव ए मैसेज फ्रॉम हिज मैजेस्टी द किंग टू डिलीवर टू यू टुडे। This is His Majesty's message on this historic day when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations. I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebrations, for with this transfer of power by consent comes the fulfillment of a great democratic ideal to which the British and Indian peoples alike are firmly dedicated. It is inspiring to think that all this has been achieved by means of peaceful change. Heavy responsibilities lied ahead of you, but when I consider the statesmanship you have already shown and the great sacrifices you have already made, I am confident that you will be worthy of your destiny. I pray that the blessings of Almighty may rest upon you and that your leaders may continue to be guided with wisdom in the tasks before them. May the blessings of friendship, tolerance, and peace inspire you in your relations with the nations of the world. Be assured always of my sympathy in all your efforts to promote the prosperity of your people and the general welfare of the mankind. This was the मैसेज ऑफ हिज एक्सीलेंसी द किंग। साथ ही गवर्नर जनरल ने अपने कुछ विचार भी रखे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा 6 महीने से भी कम समय हुआ था जब श्री एटली ने मुझसे भारत का अंतिम वायसराय होने के लिए कहा था। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यह कोई सरल कार्य नहीं होगा, क्योंकि सम्राट की सरकार जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंपने का निश्चय कर चुकी है। उस समय बहुतों ने अनुभव किया था कि सम्राट की सरकार ने सत्ता ट्रांसफर करने के लिए बहुत थोड़ी समय की अवधि रखी है,
प्रश्न यह था कि इस महान कार्य को 15 महीनों के अंदर किस तरह समाप्त किया जाए। भारत में आए हुए मुझे एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि मैंने अनुभव किया कि जून 1948 की अवधि बहुत थोड़ी नहीं बल्कि बहुत अधिक है। सांप्रदायिक मतमुटाव तथा उपद्रव इतनी अधिक मात्रा में बढ़ गए थे कि इंग्लैंड से रवाना होने के समय मैं उनका अंदाजा भी नहीं लगा सका था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि संपूर्ण उपमहाद्वीप में अव्यवस्था से बचना है तो शीघ्र ही कुछ न कुछ निर्णय लेना होगा। उसके बाद अध्यक्ष महोदय जी का भाषण हुआ तथा राष्ट्रीय पताका उत्तोलन सभा के बिल्डिंग के ऊपर हुआ। हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर जनरल के संकेत से तोप की आवाज के साथ इमारत की छत पर राष्ट्रीय पताका उत्तोलन हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, लॉर्ड माउंटबेटन की जय के नारे के साथ सभा स्थगित हो गई। इसके बाद 20 अगस्त 1947 को बैठक हुई। तब कुछ मेंबर्स द्वारा 15 अगस्त को कुछ ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स द्वारा इंडियंस को नेशनल फ्लैग होइस्ट न करने का इशू उठाया। तब पंडित नेहरू जी व अध्यक्ष ने इस बारे में एक कमेटी अपॉइंट करके इंक्वायरी करने तथा दोषियों के अगेंस्ट यदि फॉल्ट हुआ तो एक्शन लेने की बात कही। 28 अगस्त 1947 को श्री A.P. पित्तानी मेंबर ने उनके फादर द्वारा खरीदी गई महात्मा गांधी जी की पोर्ट्रेट जो फेमस पर्सन सर ओसवाल्ड बर्ले ने द्वारा 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय पेंट की थी, उसे असेंबली में इंस्टॉल करने के लिए नेशन को प्रेजेंट करने की रिक्वेस्ट की। इसको माना गया और प्रेसिडेंट ने तब उस पोर्ट्रेट को असेंबली में इंस्टॉल किया। 27 जनवरी 1948 असेंबली मेट आफ्टर 30 अगस्त 1947। इसमें वेस्ट बंगाल को 2 एडिशनल मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन दिया गया क्योंकि वहां बाउंड्री में चेंजेस आ गए थे। इसी तरह पंजाब में 2 जनरल मेंबर्स को और 2 सिख मेंबर को एडिशनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया क्योंकि उसकी बाउंड्री में भी रिवीजन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट होने के बाद उसकी फर्स्ट सिटिंग 30 अगस्त को हुई और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने 141 डेज काम करके ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के ड्राफ्ट जिसमें 243 आर्टिकल्स व 13 शेड्यूल्स थे उनको कंसीडर किया और कमेटी ने 315 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स के साथ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बेस यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एटसेट्रा, जिनकी रिपोर्ट्स के बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने का निर्णय लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को 21 फरवरी 1948 को प्रेसिडेंट को पेश किया। डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्ट में कुछ प्रोविजंस से डिपार्चर करना व उनके लिए ऑल्टरनेटिव्स भी सजेस्ट किए थे। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जनता के सामने 8 महीने रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस दौरान 8 महीने के दौरान फ्रेंड्स, क्रिटिक्स एंड एडवरीज से इसके प्रोविज़न के बारे में रीजंस देने का सफिशिएंट टाइम मिला और क्रिटिक्स से रीजंस और सजेशंस आए भी। यह क्रिटिक्स डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यह क्रिटिसिज्म्स मोस्टली आर्टिकल्स के इनएडुकेट अंडरस्टैंडिंग या मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण थे।
परंतु आंसर तो सभी के देने ही थे। हमने सभी इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म को कंसीडर किया है। इसके अतिरिक्त ड्राफ्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन को कई प्रोविंशियल असेंबलीज ने, जिनमें बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, वेस्ट बंगाल, बिहार, मद्रास, ईस्ट पंजाब में डिस्कस भी किया गया, और इन असेंबलियों में कुछ ने फाइनेंशियल प्रोविजंस व आर्टिकल 226 जो ड्राफ्ट का था उनको छोड़कर किसी भी बारे में कोई सीरियस ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तथा यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म का कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज किया गया था। इस पीरियड में जो इम्पोर्टेंट कमेटी बनी हैं वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शंस कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी दैट इज टू स्क्रूटनाइज ड्राफ्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा। इनके अतिरिक्त 9 पेड कमेटी तथा सब कमेटी पहले ही बन चुकी थी। तो ये था इस दौरान का कार्य असेंबली का किया हुआ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।